नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। भारत में एक बिल लाया गया एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब उसको लेकर के तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो सरकार ने की कि जो भी विदेशी फंडिंग चंदा के रूप में आती है वो किस तरीके से आ रही है और उसका खर्चा किस तरीके से हो रहा है, इसको लेकर के अब सरकार ट्रांसपेरेंसी बनाना चाहती है। लेकिन ये बिल आया है तो उस बिल का विरोध अब सिर्फ देश में नहीं, इससे कहीं ना कहीं जो मिर्ची है वो ट्रंप के सांसदों को लग गई। उन्होंने सीधे तौर पर एक ट्वीट किया, पोस्ट किया और उसमें वो बता रहे हैं कि जो एफसीआरए बिल है ये सीधा जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, उनके अगेंस्ट लाया गया। उसके साथ ही उन्होंने तमाम जो इतिहास है वो बता दिया। उन्होंने कहा कि एफसीआरए के जरिए इस पर कब्जा करने की तैयारी है। तो ये सारी बातें आज थोड़ा सा समझेंगे। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट अरविंद तेजावत जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले तो अरविंद जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि भारत अपने कोई भी बिल को जब लाता है तो वो चाहता है कि कोई भी देश इसमें बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड ना दिखे, उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत खुद भी ऐसा नहीं करता किसी देश में अगर कोई बिल आता है तो विरोध करने पहुंच जाए। लेकिन अब ये जो एफसीआरए आया है इस पर ट्रंप के एक सांसद हैं रिले एम मूरे, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया लंबा कि कितना पुराना इतिहास ईसाइयों का है। ये जो बिल लाया गया है इससे ईसाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, सरकार ये बिल गलत ला रही है। तो ऐसा क्यों? बिल तो भारत का है और अगर ईसाई भी हैं तो वो भारत के हैं। और क्या ये सच में ईसाइयों के साथ गलत हो रहा है या फिर ट्रंप को मिर्ची क्यों लग रही है? थोड़ा सा ये पहले आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, जो फॉरेन फंडिंग है उसके बाद में उस पर कंट्रोल हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी जो भारत में मछलियां हुआ करती थी, उनको अगर सीधे सीधे पैसे नहीं देना होता था तो उनके जितने भी जो एनजीओ या उनके ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, उनको एड के नाम पर जो खासकर फॉरेन फंड है वो ट्रांसफर हो जाता था। हालांकि फॉरेन फंड लेना अभी भी इतना आसान काम नहीं है, उसमें होम मिनिस्ट्री की क्लियरेंस से लेकर बहुत सारे नियम कानून हैं। पर इस नए बिल के बाद में चीजें और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो ऐसे में ऑर्गेनाइज होने के बाद में जो खासकर अगर आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट के अभी एक काफी बड़े पदाधिकारी आए थे, तो वो सबसे पहले जो मदर टेरेसा का जो कैलकाटा जो उनका संगठन है जी। वहां पे वो गए थे। तो ये एक तरीके का संदेश था कि यूनाइटेड स्टेट दरअसल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इंडिया के इस एफसीआरए बिल से खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे विदेशी दखल है उस पर कंट्रोल होता है। पर जो जेन्यून लोग हैं, जो जेन्यून एनजीओ हैं, जो कि फॉरेन फंडिंग या कि वहाँ के जो जेन्यून जो डोनर्स हैं, उनके लिए भी एक तरीके से वो लोग सर्विलेंस में और हर तरीके की देखरेख में आ जाएंगे। पर जो खासकर जो यूएस जो सीनेटर या यूएस जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका विरोध बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि ये किसी भी देश की संप्रभुता का मामला है और अमेरिका को ये लगता है कि अमेरिका किसी भी देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है और यही उन्होंने किया। लेकिन ऋतिक साहब, अरविंद जी, क्योंकि और भी तमाम देश हैं जहां पर इस तरीके के बिल्स हैं, एक पूरी लॉबी बनी हुई है जहां पर इन सभी चीजों को मॉनिटर किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जो फंडिंग आ रही है वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, या फिर किस तरीके से फंडिंग आ रही है उस पर देखा जाए कि खर्चा वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे तो तमाम देशों में है, लेकिन जब भारत इस तरीके का बिल ला रहा है तो इसमें इसे एक कम्युनिटी के साथ जोड़ देना, ये बता देना कि उस कम्युनिटी के साथ भेदभाव है, वो किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? ये तो इसका थोड़ा सा जस्टिफिकेशन तो मैं चाह रहा हूं। ऋतिक साहब, देखिए, ये बात पूरी तरह से सच है कि अभी भी फॉरेन फंडिंग है वो बहुत सारे मतलब स्क्रीनिंग से गुजरती है। उसी के बाद में फॉरेन मनी यहाँ इंडिया में आ पाती है। उसके लिए बहुत सारे नियम कानून हैं। पर बात यह है कि इस बिल के बाद में चीजें और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो फॉरेन फंडिंग बिल्कुल भी जो नाजायज फॉरेन फंडिंग है उस पर रोक लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट दरअसल उसको यही भय है कि अगर यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि वो पूरी अगर किसी भी देश में वहाँ की आंतरिक चीजों को अगर वह दखलंदाजी कर सकता है तो उसके पीछे डॉलर्स की ताकत होती है। अगर उन डॉलर्स के प्रवाह को रोक दिया जाएगा तो वह कुछ भी अपनी जो चीजें हैं वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। यहाँ के काफी लोगों को या बहुत सारे जो एनजीओ वगैरह हैं उनका इस्तेमाल अपने पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा। और यही है यहाँ जो खासकर ईसाई मिशनरियां हैं, उनको जो यूएस एड मिलती है उसी को वो भयाक्रांत हैं कि अगर सरकार की बहुत सारी स्क्रीनिंग में आ जाएंगे
तो वहां से जो जिस तरीके का फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, तो उनकी चिंता का विषय यही है। एक ऋतिक साहब, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खासकर बांग्लादेश में जो रीजन चेंज हुई थी, वहां जो विद्रोह हुआ था, हम्म। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगाया जाता है। खासकर जो शेख हसीना है, उनके बेटे, उन्होंने आरोप लगाया था इसमें अमेरिकन पैसा लगा। तो इस तरीके की चिंताएं वाजिब है, और इससे यह भी जाहिर होता है कि अमेरिका के लिए भारत का जो महत्व होना चाहिए वो नहीं है, जिस तरीके से वहाँ विरोध होता है या जिस तरीके की चीजें आती है। तो यूनाइटेड स्टेट भारत को भी एक फ्यूचर थ्रेट के रूप में देख रहा है, और वहाँ के बयानात भी लगातार आ रहे हैं। तो भारत को जब अपनी विदेश नीति का निर्माण करना हो, तो इन सब चीजों का आकलन करके करना होगा, ऋतिक साहब। ठीक है। एक बात ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये बिल हम लाए हैं और जितनी मजबूती के साथ इस बिल को लाया जा रहा है, बहुत कुछ सोचा गया है कि ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, लेकिन अगर ये बिल पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, इस पर काम किया जाता है, लेकिन अमेरिका जो है वो इसके खिलाफ है, तो क्या ये माना जाए कि जो क्वाड है, इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इस पर कोई असर पड़ेगा? और जो दोनों देश हैं उनका एक रिश्तों में फ्रिक्शन पॉइंट शायद यहाँ से अब आ सकता है, या रिश्तों में कुछ बदलाव, खटास, इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर? देखिए ऋतिक साहब, क्वेड को लेकर अमेरिका जितना पहले उत्साह दिखाता था, हम्म। उतना अब नहीं दिखा रहा है, और इसीलिए आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वगैरह, उनकी रुचि हम्म। इसकी जो मीटिंग्स वगैरह में नहीं रहती है। तो क्वेड अभी भी काम कर रहा है, पर केवल बहुत ही फौरी तौर पे जो निचले स्तर के विदेश मंत्री स्तर के हम्म। जो नेता हैं वो आपस में बातचीत कर लेते हैं। पर अमेरिका अब इसको बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं देखना चाहता है, क्योंकि चीन से मुझे ऐसा लगता है कि एक खास तरीके की समझ उनमें धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। क्वेड की जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को है, क्योंकि जो चाइना है इन तीनों के लिए भी थ्रेट है, और ऐसे में अगर ये तीनों सम्मिलित रूप से काम करते हैं तो चाइना को काउंटर कर पाएंगे। तो क्वेड का भविष्य यूनाइटेड स्टेट की तरफ से तो पहले ही क्लियर किया जा चुका है हम्म। कि उसमें रुचि नहीं है, क्योंकि इसके लिए वो भारत को जिम्मेदार बनाते हैं। जिस तरीके से भारत से वफादारी की उम्मीद यूनाइटेड स्टेट कर रहा था, वो उसे लगता है कि मिली नहीं, और यही कारण है कि क्वेड अब उतना आशान्वित नहीं है, खासकर यूनाइटेड स्टेट जैसे कि पहले था। जी। ठीक है। और एक बात और है कि जिस तरीके से ये एफसीआरए का बिल आ रहा है, तो ये सुरक्षा के मद्देनजर, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये एफसीआरए को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में, क्योंकि कई बार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कई एनजीओज ऐसे होते हैं जिनको एक फंडिंग लेने का सिर्फ जरिया बनाया जाता है कि उस एनजीओज के जरिए उनके पास पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एनजीओ ऐसे हैं, कई जेन्युइन एनजीओज भी होते हैं। तो अब ऐसे में, क्योंकि बार बार जब बोला जा रहा है कि उन एनजीओ के ऊपर एक गाज गिरेगी या वो एनजीओज को दिक्कत होगी, तो सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी के मद्देनजर एफसीआरए पर सख्त होना और उन एनजीओज का काम भी ना रुके, उनका भी काम अच्छी तरीके से चलता रहे जो जेन्युइन एनजीओज हैं, इन सबको बैलेंस करना अब कितना मुश्किल होने वाला भारत सरकार के लिए? देखिए, इतना तो तय है कि ये बिल आने के बाद में जो खासकर सरकारी शिकंजा है हम्म। वो कस जाएगा, और भारत ब्यूरोक्रेसी के लिए बदनाम है, क्योंकि अभी भी ये यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो कॉलोनियल स्टाइल में काम करती है। हम्म। तो हर अप्रूवल के लिए आपको पता है सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर वहाँ फंडिंग पे अगर बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ जाएंगे, तो वो उनकी डिपेंडेबिलिटी बहुत बढ़ पाएगी, वो आराम से काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो जेन्युइन एनजीओ है वो काम नहीं कर पाएंगे। अब मान लो कोई एनजीओ ऐसे काम कर रही है जिससे सरकार के हित नहीं चल रहे हैं, मान लो कोई एनजीओ का काम सेकुलरिज्म पर है, धर्मनिरपेक्षता पर है, या इसी तरीके की मान लो तमाम चीजें हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार उसकी मान्यता ही खत्म कर दें। तो इस बिल के बाद में हाँ, उनपे अभी भी तो शिकंजा कई बहुत हजार कस मान्यता जाएगा। शायद खत्म की भी गई है ना। और ये भी बोल जी, दिया गया है कि जिनको 10 बिल्कुल। लाख से कम की फंडिंग आ रही है, 2 साल में उनकी फंडिंग कम है, तो उन लोगों की भी मान्यता खत्म होगी। दरअसल इसके आने के बाद में सरकारी शिकंजा काफी तेज हो जाएगा, तो इसमें कुछ खासकर जो जेन्यून एनजीओज हैं उनको नुकसान हो सकता है, और वो जो काम कर रहे हैं उनमें बाधा आ सकती है। दूसरा, सरकारी शिकंजा कसने से यह भी हो सकता है कि मान लो कोई आदिवासियों के बीच में काम कर रहा है, या मान लो कोई धर्मनिरपेक्षता पे काम कर रहा है, और सरकार को अगर ऐसा करना पसंद नहीं है तो वह उसकी मान्यता खत्म कर सकता है। तो एक तरीके से सरकार को ठीक है, यह यानी बिल कि बहुत एक ज्यादा तरीके ताकत दे से जो देता है, और एनजीओज हैं जो उन पर उनकी
इंडिविजुअल नजर तो फ्रीडम रखी जाएगी, लेकिन खत्म हो बावजूद जाएगी। इसके कई एनजीओ ऐसे हैं जिन पर शायद शिकंजा कसा जाए, या फिर उन एनजीओ को ये डर होगा कि शायद हम टारगेट हो सकते हैं। तो फिलहाल एफसीआरए को लेकर के अमेरिका में जो ट्रंप के सांसद हैं उन्होंने ये तर्क रखा था कि जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ एक तरीके से उनका विरोध किया जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है, पूरी तरीके से उन्हें अपने शिकंजे में लिया जा रहा है। इन सारी बातों पर मेरे साथ अरविंद तेजावत जुड़े थे, फॉरेन एक्सपर्ट। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एफसीआरए काम करता है और किस तरीके से एनजीओ की फंडिंग आती है और उस पर कैसे रेगुलेशन एक्ट काम करेगा। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।